डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेडमिक पॉइंटर। आपका हमारे एकेडमिक पॉइंटर में स्वागत है। आज हम रासायनिक बलगतिकी पार्ट 2 लेकर के आए हैं। रासायनिक बलगतिकी पार्ट 2, उसी के आगे से जो कल की वीडियो में आपको बताया गया था उसके आगे से लेकर के आए हुए हैं हम रासायनिक बलगतिकी। अब आगे क्या है कि जो रासायनिक बलगतिकी है, रासायनिक बलगतिकी में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दिया रहेगा और उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होगा और क्या होगा, उत्पाद हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रताओं में कमी और उत्पाद की सांद्रताओं में वृद्धि। कैसे है कि जैसे कि कोई मैंने एग्जांपल लिखा, ए मोल n, इसका मोल हो जाएगा A प्लस B, इसका मोल हो जाएगा B, C इसका मोल हो जाएगा C प्लस D इसका मोल हो जाएगा D। ये मोलों की संख्या होगी C, A B C D, कोफिशिएंट जो हैं। अब इसमें करेंगे क्या हम, ये कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है, सपोज कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया का हम रेट निकालेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताओं में क्या परिवर्तन है। तो जैसे क्या है कि जब हम इसका रेट निकालेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया का दर, तो इसकी हेडिंग होती है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिकारक के विलुप्त होने की दर और उत्पाद के बनने की दर या उत्पाद में वृद्धि की दर, ये होगी हमारा। तो अभिक्रियाओं के अभिकारक में लुप्त होने की दर और उत्पाद के बनने की दर या उत्पाद में वृद्धि दर निकालेंगे हम। तो जब हम इसका इस रासायनिक अभिक्रिया का रेट निकालेंगे तो ये होगा dA अपान dt बराबर, सांद्रताएं बराबर होगी dB अपान dt बराबर dC अपान dt बराबर d अपान dt। ये सांद्रता परिवर्तन यानी रेट है। तो आप देखिए इसमें जो मोल होता है ना, मोल, ये स्टोइकोमेट्रिक गुणांक एक हेडिंग होती है। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक के अकॉर्डिंग क्या होते हैं कि जो इनके मोल होते हैं ना, मोल A B C D, ये क्या होंगे कि जैसे अभिकारक A की सांद्रता परिवर्तन dA अपान dt होगा, तो ये जो मोल होगा ना वो हो जाएगा 1 अपान A, जो B होगा ये होगा 1 अपान B, जो C होगा ये होगा 1 अपान C, जो D होगा ये होगा 1 अपान D। ये मोल हो गया। तो 1 अपान A dA अपान dt बराबर 1 अपान B dB अपान dt बराबर 1 अपान C dC अपान dt 1 अपान D dd अपान dt। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है, ये हम चेक करेंगे कि जो अभिकारक हैं वो A और B, उत्पाद क्या है C और D। तो ये बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में, कि रासायनिक अभिक्रियाओं के जो अभिकारक की सांद्रता होती है ना उसमें कमी आ जाती है यानी विलुप्त हो जाता है वो, और उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और उत्पाद की सांद्रता यानी उत्पाद क्या होता है, बन करके तैयार हो जाता है। तो इसमें अभिकारक A है, इसमें माइनस लगा देंगे, इसमें माइनस लगा देंगे और ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस और प्लस यही डिनोट करता है कि कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है। माइनस और प्लस यही डिनोट करेगा कि कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है। माइनस लगा है और dA अपान dt है, इसका मतलब है कि ये क्या है, हमारा अभिकारक है और ये अभिकारक है और ये उत्पाद है और ये क्या है, उत्पाद है। तो अभिकारक के रेट, अभिकारक की सांद्रताओं में कमी यानी अभिकारक के विलुप्त होने की दर और उत्पाद के बनने की दर या उत्पाद के वृद्धि की दर बताता है। ये क्लियर हो गया। तो इसी के द्वारा या इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम एक कोई क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम बनाते हैं H2N2 प्लस NH3 अमोनिया, H2N2 प्लस NH3 अमोनिया। अब हम करेंगे क्या कि H2N2 की जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है अमोनिया, NH3 बनता है, NH3। तो इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस का मतलब है कि नाइट्रोजन उत्पाद में है फर्स्ट टाइम, एक बार नाइट्रोजन है और इसमें दो बार है, इसमें 2 टाइम्स है,
इसको 2 टाइम्स करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6 टाइम्स, 2 3 6, तो 6 टाइम्स है, इधर H2 दो बार है तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 बार इसमें हो गया हाइड्रोजन। अब ये हो गया, ये बैलेंस हो गया अभिक्रिया। अब हम करेंगे क्या, ये कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है और इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम है हैबर विधि से अमोनिया का संश्लेषण। यानी हैबर विधि से अमोनिया को कैसे बनाई जाती है, ये NH3 है अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया क्या है, गैस है, इनकी स्टेट क्या हो जाएंगी, गैस, इससे हमसे मतलब नहीं है, गैसीय अवस्था में होता है, ये अभिकारक की सांद्रताओं में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम इसका रेट निकालेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के विलुप्त होने की दर और उत्पाद के बनने की दर, तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये हाइड्रोजन है गैसीय अवस्था में है, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में है, अमोनिया भी गैसीय अवस्था में होती है, तो गैस का कोई लेना देना नहीं होता है सांद्रता निकालने के लिए। तो जब हम इसका रेट निकालेंगे ये हो जाएगा DH2 की सांद्रता अपान क्या हो जाएगा DT, 3 लगा हुआ है तो 1 अपान क्या हो जाएगा 3, 1/3, लेकिन हम लगाएंगे क्या माइनस, इसलिए कि अभिकारक की सांद्रताओं में क्या हो जाता है, कमी आती है, यानी अभिकारक की दर में क्या होती है, वो कमी आ जाएगी, बराबर DN2 अपान क्या हो जाएगा DT बराबर 1/2 प्लस NH3 अमोनिया की सांद्रताओं में परिवर्तन DT, ये निकल आया, ये रेट अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताओं का रेट है। तो क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से हम निकाला जाता है कि कैसे आप रेट निकाल पाएंगे अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताओं में। तो इसी तरीके कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दी रहे, कोई भी XYZ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दिया रहे तो हम उसका रेट बड़े आसान वे इसी तरीके से निकालेंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को सेटिस्फाइड करता है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को ये सेटिस्फाइड करता है। और इसी के हिसाब से ये हमने एक कोई रिएक्शन दिया हैबर विधि से अमोनिया का संश्लेषण, और इसमें ये पूछा गया कि इस रासायनिक अभिक्रिया की अभिकारक की सांद्रताओं में लुप्त होने की दर या विलुप्त होने की दर और उत्पाद की सांद्रताओं में वृद्धि की दर, तो उसके लिए ये बताया गया। तो ये क्लियर हो गया हो, ये सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए होता है। तो चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं, अब अभिक्रियाओं की कोटि क्या होती है, अभिक्रियाओं की कोटि के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे क्या है, अभी हम आपको इसमें बताते हैं अभिक्रिया का रेट क्या होता है, अभिक्रिया का दर क्या होता है, या दर नियम किसे कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर है, एक होता है औसत वेग, अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर या वेग, ये होता है dx/dt। देखिए इसको हम परिभाषित कैसे करें, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये हमने आपको बताया है कि dx जो होता है ना, ये अभिकारक या उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन होता है, और dt जो होता है वो समय परिवर्तन, समयांतराल जिसे कहते हैं। तो जब हम अभिक्रिया का रेट निकालेंगे या हम अभिक्रिया का क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे ना, तो हम करते क्या हैं कि जैसे dx/dt है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे या परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अभिकारक लेंगे, उत्पाद नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि हम अभिक्रिया का रेट निकाल रहे हैं, दर निकाल रहे हैं, और जो अभिक्रिया का रेट और दर होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के ऊपर निर्भर करता है, वो अभिकारक कितनी फास्ट रिएक्शन कर रहा है या किस वेग से अभिक्रिया कर रहा है। तो हमको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक से मतलब है, उत्पाद से मतलब नहीं है। जैसे ये कोई एक रासायनिक अभिक्रिया थी, अगर हम इसका रेट निकालेंगे तो ये रासायनिक अभिक्रिया किस रेट से चल रही है या किस वेग से चल रही है, तो उसके लिए अभिकारक ही तय करेगा, उत्पाद तय नहीं करता है। हमको उत्पाद से कोई लेना देना नहीं होगा, हमको अभिकारक से लेना देना होगा। तो वो अभिक्रिया का दर नियम क्या होगा या दर वेग क्या होता है, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे कि जैसे dx हो गया, तो x का मतलब होता है अभिकारक की सांद्रताएं,
और डी लगा है तो इसका डिफरेंट हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है। तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रताओं में परिवर्तन उस रासायनिक अभिक्रिया का जो समयांतराल होता है उसके अनुपात को अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ऐसे हो गया। दूसरी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के एकांक समयांतराल में अभिकारक की सांद्रताओं में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ये डिफाइन हो गया। अब इसके बाद है औसत वेग। क्या होता है औसत वेग? औसत वेग ये एवरेज का मतलब ये होता है, औसत का मतलब ये होता है कि इसमें हम अभिकारक भी लेंगे और हम उत्पाद भी लेंगे, क्योंकि इसमें उत्पाद को भी इंक्लूड करते हैं कि औसत वेग क्या होता है। औसत वेग जो होता है ना, औसत वेग या औसत दर, औसत वेग या औसत दर, औसत वेग या औसत दर वही होगा। इसमें dx अपॉन dt लिखेंगे वही, लेकिन इसको डिफाइन हम दूसरे तरीके से करते हैं। डिफाइन करेंगे तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो उत्पाद है ना उस सांद्रता को भी हम इंक्लूड कर देते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताओं में होने वाला परिवर्तन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताओं में होने वाला परिवर्तन और उस अभिक्रिया का समयांतराल, उस अभिक्रिया के समयांतराल के अनुपात को अभिक्रिया का औसत वेग या औसत दर कहते हैं। इसे dx अपॉन dt से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। औसत वेग, औसत वेग में क्या होता है कि हम अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताओं को इंक्लूड कर लेते हैं, उत्पाद की सांद्रताओं को इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया का दर में हम उत्पाद की सांद्रताओं को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताओं में होने वाला परिवर्तन और उस अभिक्रिया के समयांतराल यानी समय परिवर्तन के अनुपात को अभिक्रिया का औसत वेग या अभिक्रिया का दर नियम कहलाता है। ये भी क्लियर हो गया होगा कि अभिक्रिया का दर और अभिक्रिया का औसत वेग dx अपॉन dt दोनों को एक ही तरह से डिफाइन करेंगे। औसत का मतलब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन और दर का मतलब, वेग का मतलब अभिक्रिया के ओनली हम जो लेते हैं वो अभिकारक लेते हैं, अभिकारक की सांद्रताओं में परिवर्तन लेते हैं बस। तो अब हम करेंगे क्या, इसके आगे ले चलेंगे। अब ये तो हो गया अभिक्रिया का दर और अभिक्रिया का क्या हुआ औसत वेग। अब कोटि पर बताते, कोटि क्या होता है। इसके पहले हम थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो मुख्यतः 3 होते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक या अभिक्रिया के रेट या अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि अभिक्रिया के वेग को ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं या ऐसे कौन से पदार्थ हैं या ऐसे कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को डिस्टर्ब करते हैं या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देते हैं। इसके मुख्यतः 3 होंगे। नंबर 1 सांद्रता,
नंबर 2 ताप, नंबर 3 उत्प्रेरक। ये देखिए, इसको हम समझ लेते हैं कि जो सांद्रता होती है, जैसे क्या है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, अब हम उसमें सांद्रता में परिवर्तन, ये तीनों में कोई ना कोई आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी आप उसके वेग को प्रभावित कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि जो सांद्रता होती है, हम उस सांद्रता को बढ़ा देंगे। उस रासायनिक अभिक्रिया में जब सांद्रता बढ़ जाती है, इसका मतलब यह है कि उसमें विलेय की मात्रा या पदार्थ की मात्रा बढ़ गई, और जब बढ़ जाती है तो अणुओं की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अणुओं की संख्या प्रति यूनिट दर से क्या हो जाती है, अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। जब अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, जैसे क्या है कि आप सांद्रता में वृद्धि कर रही है, मैंने आपको सांद्रता विलयन चैप्टर में क्लियर किया था कि जब सांद्रता बढ़ जाती है तो उस विलयन में पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी, तो अणुओं की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब अणुओं की संख्या बढ़ जाती है ना, तो आपस में उनका जो टक्कर होता है ना, अणुओं का जो टकराव होता है, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब अणुओं का टकराव बढ़ जाएगा तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, वृद्धि। अभिक्रिया के वेग में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए हम उसके सांद्रताओं में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और जब सांद्रताओं में वृद्धि करेंगे तो अणुओं की संख्या भी बढ़ेगी, और जब अणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो अभिक्रिया का वेग जो होता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में नंबर 1 हुआ सांद्रता, और नंबर 2 हुआ ताप। ताप का मतलब होता है टेम्परेचर। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं आप, अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें हम करते क्या है कि हम टेम्परेचर को बढ़ा देते, तापमान को बढ़ा देते हैं। जैसे मैं आपको ऐसे एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कोई प्रोडक्ट हम इसमें तैयार बनाना चाहते हैं, जैसा कि नहीं हम जो है खाना बना रहे हैं, और इसमें जो है हम इसको जल्दी जल्दी तुरंत पकाना चाहते हैं, थोड़ा सा नहीं कम टाइम लगे, समय कम लगे, तो हम करते क्या है कि हम टेम्परेचर को इसके बढ़ा देते हैं। ताप को आप बढ़ा दीजिए। जब आप ताप को बढ़ा देंगे तो इसमें अभिक्रिया फास्ट हो जाती है, और जब अभिक्रिया फास्ट यानी अभिक्रिया तेज हो जाएगी, जब अभिक्रिया तेज हो जाएगी तो अणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो अब एक आता है उत्प्रेरक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। उत्प्रेरक होता क्या है वो पहले आइए समझते हैं कि उत्प्रेरक क्या है। कैटलिस्ट क्या होता है, ये इसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे बस आप ओनली उत्प्रेरक समझिए, उत्प्रेरक है क्या। ये जो उत्प्रेरक होता है ना, ये क्या काम करता है, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक भाग नहीं लेता है। तो कैसे करता होगा ये, तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन अभिक्रिया को कराने में मदद करता है। अभिक्रियाओं को कराने में ये मदद करेगा। कौन, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक जो होगा वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बल्कि उस अभिक्रिया को कराने में सहायता प्रदान करता है। तो उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक हो गया, ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गया, उत्प्रेरक विष हो गया, संदमक हो गया, वर्धक हो गया। ये उत्प्रेरक के प्रकार होते हैं। तो यहां पर हम उत्प्रेरक क्या कर रहे हैं कि अगर जो आप अभिक्रिया का वेग को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको धनात्मक उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी, कि जब आप उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक डालेंगे तो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है। और जब आप ऋणात्मक उत्प्रेरक डालेंगे तो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, घटा देता है। तो उत्प्रेरक का जब प्रभाव आप इस पे डालेंगे, अभिक्रिया पर डालेंगे, तो अभिक्रिया पर जब डालेंगे उत्प्रेरक का प्रभाव ना, तो अभिक्रिया का वेग जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। यानी अभिक्रिया का वेग जो होता है वो परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है या प्रभावित हो जाएगा।
तो जब आप उत्प्रेरक डालेंगे तब। लेकिन अब उस पे कौन सा उत्प्रेरक डाल रहे हैं आप, वो हमने आपको बता दिया कि धनात्मक डाल रहे हैं, ऋणात्मक डाल रहे हैं, कि उत्प्रेरक विष डाल रहे हैं, कि संदमक डाल रहे हैं, कि वर्धक डाल रहे हैं। ये उत्प्रेरक पर निर्भर करता है कि आप किस उत्प्रेरक को उसमें मिला रहे हैं। तो हम इसको सीधा सा बात कह सकते हैं कि जो उत्प्रेरक होगा वो किसी भी रासायनिक उत्प्रेरक डाल देने से या उत्प्रेरक को मिला देने से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1 सांद्रता, नंबर 2 ताप, नंबर 3 उत्प्रेरक, ये मुख्य कारक होते हैं। बाकी और तो तमाम आ जाएंगे। जैसे आएगा एक आपका दाब आ जाता है कि दाब भी क्या होता है, एक सांद्रता, चूंकि दाब और ताप का रिलेशन होता है कि आप जब दाब को बढ़ा देंगे ताप ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो इसलिए इसमें दाब को इंक्लूड नहीं किया गया। दाब और ताप समानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, सॉरी प्रोपोर्शनल होते हैं ताप और दाब। क्योंकि दाब को बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना, तो उसका तापमान टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ताप और दाब क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे दाब नहीं लेंगे, ओनली सांद्रता लेंगे, ताप लेंगे और क्या लेंगे, वो तो प्रेरक लेते हैं। तो इस तरीके से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें से सांद्रता हो गया, ताप हो गया और उत्प्रेरक हो गया। ये भी क्लियर हो गया होगा कि अभिक्रिया के वेग को कैसे आप प्रभावित करेंगे या किन कारकों द्वारा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित किया जाएगा। तो उसके 3 कारक ही हमने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि ये तो क्लियर हो गया। अब आइए हम आपको बताते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, कि अभिक्रियाओं की कोटि को कैसे निर्धारित करेंगे या अभिक्रिया की कोटि को कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे क्या है, अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, और वो जो कोटि होती है ना, वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, अभिकारक की सांद्रता के घात पर निर्भर करता है। जैसे कोई एक अभिक्रिया है R, ये क्या है P, जब इसका रेट निकालेंगे ये होगा dr अपॉन dt प्रोपोर्शनल अभिकारक की सांद्रता। ये सांद्रता हो गई अभिकारक की, चूंकि R लिया इसलिए अभिकारक लिया हमने। तो यह प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो dr अपॉन dt बराबर k अभिकारक की सांद्रता। ये इसे हम बोलेंगे रेट, इसे बोलेंगे दर, इसको दर भी बोलते हैं। ये हो जाएगा दर बराबर अभिक्रिया का दर, यहां लिखेंगे अभिक्रिया का दर अभिक्रिया का दर dx अपॉन dt बराबर k अभिकारक की सांद्रता R J। तो इसकी कोटि कैसे निर्धारित करेंगे, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। जैसे क्या होता है कि कैसे अभिकारक के कोटि या उसके ऑर्डर को कैसे आप सेट करेंगे। जैसे क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि जो कोटि होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, और उसका मतलब ये होता है कि कोई भी जैसे रासायनिक अभिक्रिया है, ये R और P, ये आपकी शून्य कोटि की भी होगी, प्रथम कोटि की भी होगी, द्वितीय कोटि की होगी, तृतीय कोटि की भी होगी। तो हम यहाँ पे शून्य कोटि और प्रथम कोटि पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे क्या है कि अगर हमने इसका रेट निकाला, वो रेट निकाला dr अपॉन dt बराबर k अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता हो गई 0, अभिकारक की सांद्रता हो गई 0। तो इसका मतलब यह है कि अभिकारक की सांद्रता पद की घात हो गई 0। इसका मतलब है कि जो घात अभिकारक की सांद्रता के ऊपर जो घात होगी वही उसकी कोटि कहलाएगी, वही उसका आर्डर होगा। तो ये हो जाएगी आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की। तो पहले अभिक्रिया की कोटि होती क्या, एक कोटि होगी, एक समग्र कोटि, जिसे हम कुल कोटि कहते हैं, समग्र कोटि। तो समग्र कोटि अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हम लिख दे रहे हैं अभिक्रिया की कोटि। ये अभिक्रिया
की कोटि। इसकी डिफिनीशन होती है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता पद की घात अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है और अभिकारक की सांद्रता पद की घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। सेंटेंस देख लीजिएगा। तो समग्र कोटि या इसे हम कुल कोटि कहते हैं। क्या बोलेंगे? कुल कोटि। यह डिफाइन हो गई कि अभिक्रिया की कोटि क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता पद की घात, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है और अभिकारक की सांद्रता पद की घातों का योग, यानी जितनी भी अभिकारक हैं उनके घातों का जो योग होगा वह अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं? समग्र कोटि या कुल कोटि के नाम से जानते हैं। तो यह आपको डिफाइन हो गया कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता पद की घात अभिक्रिया की कोटि कहलाती है और अभिकारक की सांद्रता पद की घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। तो अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि जैसे के होता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का क्या होता है? वेग स्थिरांक। जैसे क्या है, अब इसका मैं आपको कोटि बता दूं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जैसे कोई एक आपका इक्वेशन दिया है, दर नियम दिया हुआ है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर नियम है वो दिया है। रासायनिक अभिक्रिया का दर दिया है बराबर के अभिकारक ए की सांद्रता पद की पावर 0, बी की सांद्रता पद की पावर 3, ये दिया है। ये कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है दर नियम का कि रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग dx अपॉन dt, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम dx अपॉन dt या dr अपॉन dt लिखो। dr अपॉन dt, dr अपॉन dt बराबर के ए की सांद्रता की पावर 1/2 बी की सांद्रता की पावर 3। तो इस अभिक्रिया की समग्र कोटि बताइए। समग्र कोटि क्या होगी, यानी कुल कोटि क्या होगी। तो अभी मैं इसके पहले डिफाइन किया हूं। ये समग्र कोटि क्या है? अभिकारक की सांद्रता पद की घातों का योग, जितने भी अभिकारक हैं उनकी सांद्रता पद की घात, जितनी भी घात उसको आप ऐड कर लीजिए, जोड़ दीजिए, उसकी समग्र कोटि आ जाएगी। तो अभिकारक की सांद्रता पद की घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। ये मैंने क्लियर किया। अब आगे देखिए, पूछ रहा है यही चीज। तो इसके आपको समग्र कोटि बताना है कि इसकी समग्र कोटि क्या होगी। यहां लिखेंगे समग्र कोटि
समग्र कोटि बराबर अभिक्रिया की समग्र कोटि, अभिक्रिया की समग्र कोटि बराबर ए की सांद्रता की पावर 1/2, बी की पावर क्या है 3। इसको सॉल्व करेंगे 3 2 6 1 7, 7/2, 7/2। इसको काटेंगे नहीं, पॉइंट में नहीं लेंगे, 7/2। इसकी जो समग्र कोटि आ जाएगी वो 7 क्या आएगी 2 आ जाएगी। तो ये क्लियर हो गया। और देखिए इस तरीके का एग्जांपल है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर है वो दिया हुआ है, दर दिया है, जैसे dx/dr/dt बराबर k। ए की सांद्रता 1/2, बी की सांद्रता हो जाएगी 7/2, ये सी की सांद्रता हो जाएगी 0। तो इस दर का या इस वेग का समग्र कोटि बताइए, समग्र कोटि क्या होगा। जैसे क्या है, समग्र कोटि जो होता है वो समग्र अभिक्रिया का समग्र कोटि, यहां लिखेंगे अभिक्रिया की समग्र कोटि, समग्र कोटि में क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता पद का योग जोड़ दीजिए 1/2 प्लस 7/2 प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 8/2 4। इसकी जो समग्र कोटि आएगी वो 4 आएगी। इस इक्वेशन का, इस समीकरण का या इस दर नियम का जो समग्र कोटि आएगी ना, वो समग्र कोटि आएगी क्या 4। तो इस तरीके से आपको दिया रहेगा ये, और उसका आपको दर नियम पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया का दर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है। इस तरीके से आपको निकालना होगा कि अभिक्रिया की क्या होगी, समग्र कोटि को कैसे निकाला जाता है। तो ये समग्र कोटि की डिफिनीशन हमने आपको पिछले स्लाइड में बता दिए थे। ये लिखा हुआ है कि समग्र कोटि क्या होती है। तो इस डिफिनीशन को आप लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद आप दर नियम को जो भी दिया रहे क्वेश्चन इक्वेशन, जिससे आप उसके समग्र कोटि को बड़े आसानी से निकाल पाए, ये इसका डिफिनीशन है। और इधर मैंने आपको समग्र कोटि अभिक्रिया की कैसे निकाली जाती है वो बता दिए। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन इसमें दिया रहेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, मल्टी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि समग्र कोटि पूछता नहीं, समग्र कोटि दिया रहता है। जैसे एक मैं इक्वेशन लेता हूं, dr/dt बराबर ए की सांद्रता 2, बी की सांद्रता x। तो वैल्यू x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात कीजिए जबकि इस अभिक्रिया का, जबकि इस अभिक्रिया का समग्र कोटि दिया है, समग्र कोटि 5 है। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो समग्र कोटि बराबर अभिकारक की सांद्रताओं का योग 2 प्लस x। समग्र कोटि कितना दिया है 5, 2 प्लस x, तो x बराबर आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस तरीके से मल्टी क्वेश्चन दे देता है कभी कभी कि समग्र कोटि क्या है, दिया रहता है, समग्र कोटि दिया रहता है, उसमें x y a b कुछ भी इसका मान पूछ लेता है। तो इस तरीके से समग्र कोटि निकला। तो ये कोटि हो गई, समग्र कोटि हो गई। हमने आपको कोटि को भी डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद कोटियों के प्रकार, जिसमें से शून्य कोटि आएगी और प्रथम कोटि आएगी। शून्य कोटि और प्रथम कोटि का जो दर नियम होता है वो अभिकारक की सांद्रता की पावर क्या होती है, शून्य होती है। जैसे
dr अपॉन dt बराबर के अभिकारक की सांद्रता की पावर 0। ये इक्वेशन होगा आर पी। तो के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है और आर की पावर क्या है, यानी अभिकारक की पावर क्या है, 0। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, प्रथम शून्य कोटि जीरो ऑर्डर की क्या होगी, जिसे शून्य कोटि कहते हैं, शून्य कोटि। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये दर नियम दिया हुआ है dr अपॉन dt। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता पद की पावर यानी सांद्रता पद की घात 0 होती है तो उसे हम शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो अभिकारक की सांद्रता पद की घात चेक करना आप, अगर जो 0 होगा तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, अगर जो 1 होगा तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस तरीके से ये शून्य कोटि की अभिक्रिया dr बटा dt बराबर के r0। इसको डिफाइन करेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता के पद की घात 0 है, यानी सांद्रता पद की घात 0 है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। उस रासायनिक अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया, डिफाइन हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कलन विधि से, यानी कलन 2 प्रकार के होंगे, एक समाकलन और अवकलन। तो हम समाकलन विधि से या इंटीग्रेशन से हम प्रथम कोटि की शून्य कोटि की अभिक्रिया को डिराइव करेंगे या शून्य कोटि की अभिक्रिया को प्राप्त करेंगे। k बराबर आर नॉट माइनस आर अपान क्या हो जाएगा t। इसको हम डिफाइन करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया को कलन विधि से। तो आज हम यहीं तक आपको पढ़ाए हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। हमारी वीडियो यहीं तक होगी। इसके आगे की जो पार्ट 3 में होगी उसमें हम आपको बताएंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया कलन मेथड से कैसे मूवमेंट करेंगे, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को जो व्यंजक होता है वो k बराबर 2.303 बटा t log बेस टू 10 r नॉट अपॉन r। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का स्तंभ होती है ये, इस चैप्टर की हेडिंग है ये, r नॉट अपॉन r, k बराबर 2.303 log बेस टू 10 r नॉट अपॉन r। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और समय यानी t में क्या होता है, संबंध का फार्मूला होता है। इसको भी हम आपको बताएंगे कलन विधि से। तो कल ये 2 इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी आपकी, शून्य कोटि की अभिक्रिया कलन मेथड से कैसे उसको डिराइव करेंगे, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कलन विधि से वो कैसे ये फार्मूला आया, इसका हम कल निकाल करके आपको बताएंगे। तो इस तरीके से पार्ट 2 में यहीं तक, पार्ट 3 में इसके आगे से हम आपको बताएंगे कलन विधि से शून्य कोटि और प्रथम कोटि। तो इस तरीके से लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल एकेडमिक पॉइंटर में आप अवश्य बने रहिएगा, और उसी चैनल में आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है। सारी वीडियो उसमें आपको मिल जाएंगी। जिस सब्जेक्ट की सर्च करना आप उसमें सारे सब्जेक्ट की वीडियो उसमें इंक्लूड है, हमारी YouTube चैनल एकेडमिक पॉइंटर।